बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आया। बिहार में काम करने की सोच के साथ मैं बिहार जाना चाहता हूँ। 5,000 युवाओं के लिए हम लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। जाति आधारित जनगणना का मैंने समर्थन किया है। राहुल जी इस रेस में अपने आप को सबसे आगे दिखाना चाह रहे हैं। अरे प्रभु, आप ही के पास तो सत्ता थी, जो आपके परिवार के 3 प्रधानमंत्री थे। लालू जी कहते हैं, लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। मेरी राजनीति की नींव बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट पर टिकी है, लेकिन राजनीति का पूरा जो घटनाक्रम है वो दिल्ली से रचा गया। लेकिन अब लगता है बिहार जो है ना वो खींच रहा है। जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और अब लग रहा है कि बस बिहार बुला रहा है, और हर कोई बिहार में बहुत पसंद कर रहा है, और भावी मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। यही है हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी, आपने पिछले दिनों कहा कि मुझे अब केंद्र में ज़्यादा दिन नहीं रहना, बिहार मुझे खींच रहा है। क्या समझें कि अब सारी राजनीति बिहार से होगी? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं, और मैंने इस बात से कभी परहेज नहीं किया। मैंने हमेशा खुल के इस बात को मैंने बोला है कि इवेंचुअली मैं अपने आप को मेरे राज्य में ज़्यादा देखता हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, राजनीति में आया, सांसदी का चुनाव मैंने लड़ा, सांसद बना, और उसके बाद आज तीसरी बार का मैं सांसद हूँ। ये कारण रहा कि मैं केंद्र में थोड़ा समय मेरा ज़्यादा बीता, बट मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है, और मैंने देखा है किस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्यों में कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। ऐसे में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आया, और अब इस सोच को धरातल पर उतारने का समय आ गया है। और ऐसे में अनलाइक माय फादर, जो अपने आप को केंद्र की राजनीति में ज़्यादा देखते थे, मैं अपने आप को राज्य में ज़्यादा देखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा समय तक मैं केंद्र में रहूँगा नहीं। अब बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का समय है। तो क्या ये इशारा समझे कि आपको जब नड्डा साहब ने बुला के इस बात के बाद आपको बुलाया और ये इशारा किया कि आने वाले समय के लिए तुम पूरी तरह से वहाँ चले जाओ, या उन्होंने और कोई निर्देश? राजनीति में मुझे कभी कभी इस बात पे हंसी भी आती है कि सारी चीज़ें घुमा फिरा कर सिर्फ एक पद पर आ जाती है। मैं सोच का पक्षधर हूँ, और उस सोच को आप एक गठबंधन में रहकर, एक दल में रहकर भी आप धरातल पर उतार सकते हैं। मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सरकारी एजेंडे का हिस्सा बने, इस सोच को हम लोग धरातल पर उतारे, मैं उस बात का मैं पक्षधर रहा हूँ। पर जैसे ही मैं ये बातें करता हूँ, तुरंत मेरा और मौजूदा मुख्यमंत्री जी के बीच मेरा कॉन्फ्लिक्ट दिखाने का प्रयास किया जाता है कि क्या मैं उनकी जगह लेने की सोच के साथ में आ रहा हूँ। कतई मेरी ये सोच नहीं है। और अगर आप मौजूदा परिस्थिति देखें, बिहार में कोई वैकेंसी भी नहीं है किसी और पद के लिए मुख्यमंत्री जी का जब चर्चा होती है। ऐसे में बिना किसी पद की लालसा के बिहार में काम करने की सोच के साथ मैं बिहार जाना चाहता हूँ। नहीं, वो तो आप ऐसे भी कर रहे हैं। आपने मतलब 100% का स्ट्राइक दिया है, और इस बार आप फुल फ्लेज्ड फिर से अपनी जो भी सीट आपको मिलेगी। तो पहले ये बताइए कि कितनी सीटें लेने जा रहे हैं? गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा मैं गठबंधन के मंच के बिना किसी सार्वजनिक मंच पे करूं, तो एक बार वहां पे चर्चा हो जाए, फिर जरूर साझा किया जाएगा। और जिस तरह से बीजेपी ने एक समय में आपकी पार्टी को तोड़ा, और उसके बाद भी आप बीजेपी से जुड़े रहे, तो इस चुनाव में आप कितने उस तरह से जाएंगे कि आपका वक्त आएगा और आप अगर सारी सीटें उस तरह से जीतते हैं? ये लड़ाई कभी भी चिराग पासवान की थी ही नहीं। मुझसे आज भी प्रश्न किया गया कि जिन्होंने आपको अपमानित किया आप उनके साथ। ये लड़ाई ना चिराग पासवान की है, ना मेरे घर की है, ना मेरे घोड़ा गाड़ी की है। ये लड़ाई बिहार और बिहारियों के लिए है। और मैं मानता हूँ कि ये क्षमता हमारे गठबंधन में ही है कि हम बिहार को एक विकसित राज्य की ओर लेकर जा सकें। मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ निकले। उसके लिए देश का हर एक राज्य का विकसित होना जरूरी है, खास तौर पर बिहार जैसा राज्य जो अभी भी जहाँ पे विकास को गति देने की अनंत संभावनाएं हैं। तो ऐसे में मैं उस सोच के साथ इस गठबंधन में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। तो अभी तक आप जिस मंत्रालय में हैं, वो मंत्रालय बिहार में बहुत कुछ कर सकता है,
अभी तक आपने अपने वहाँ पे अपने मंत्रालय के थ्रू वहाँ क्या किया बिहार में? मैंने खाद्य प्रसंस्करण की अगर आप बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण मैं हमेशा से मानता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से भारत जैसा देश और बिहार जैसा राज्य जो कि कृषि प्रधान है, अनंत संभावनाएं हैं इसको आगे लेकर जाने की। इसके माध्यम से न सिर्फ आप किसानों की आर्थिक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि राज्य के राजस्व में भी सबसे बड़ा योगदान आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। जब किसी राज्य का राजस्व बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, जो ग्रेजुअली एक विकसित देश बनाने के लिए इन चीज़ों को सशक्त करना ज़रूरी है और उसमें मैं अपने विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूँ। मैंने इस दौरान इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हज़ारों करोड़ का निवेश मैं लेकर गया। अभी जो पिछला ही हम लोगों ने किया उसी में लगभग 2200 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर बिहार गए हैं, जिसने निवेश के माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे लगभग 5000 युवाओं के लिए हम लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। मेरे विभाग की सबसे लंबी मांग एक और निफ्टम को लेकर रही है, जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का जो इंस्टीट्यूट है, और अभी तक से मात्र 2 थे, एक तांजवुर में और एक कुंडली में। खुशी मुझे इस बात की है कि अब तीसरा निफ्टम, जिसकी मान्यता, और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का, इस बार के बजट में उसको मान्यता मिली है और तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। ये एक बड़ी संस्था है जो कि स्किल डेवलप करती है प्रसंस्करण से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो छात्र छात्राएं जाना चाहती हैं उनके अंदर। और मैं मानता हूं कि अगला निफ्टम जब बिहार में जाएगा उससे बिहार को एक अलग पहचान मिलेगी, एक ऐसा राज्य जो कि कृषि प्रधान है और वहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ इतना बड़ा एक संस्थान आने वाली है, जिस पर काम काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। जगह का चयन हम लोगों ने कर लिया और बहुत जल्द मैं मानता हूँ कि इसका शिलान्यास करके अपने इस कार्यकाल के पूरा होते होते तक उसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत मतलब मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को और खासकर बिहारियों को इस बात की खुशी हो रही होगी कि कुछ तो बिहार में आ रहा है। एब्सोल्युटली। बिहार चुनाव से ठीक पहले जो कल एक तीर चला है, और वो तीर चला है जाति जनगणना का, इसकी मंजूरी को आप किस तरह से देख रहे हैं तब जब लगातार भाजपा जो है वो इससे बचती रही थी जाति जनगणना से और अर्बन नक्सल तक का नाम दिया गया था? देखिए, भाजपा बचती रही थी, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। अलग अलग बयानों को दिखाकर बटेंगे तो कटेंगे, इन सारी चीज़ों को उदाहरण बनाकर ये प्रयास किया गया कि एक नैरेटिव सेट कर दे कि भाजपा इसके पक्ष में कभी नहीं है, बल्कि मुझे ही कितने मंचों पे घेरा जाता था और ऐसे इंटरव्यूज में, क्योंकि मैंने शुरू से और खुलकर और हमेशा जाति आधारित जनगणना का मैंने समर्थन किया है और हमेशा मुझे कहा जाता था कि आपकी सोच आपके गठबंधन के साथियों से अलग है, बीजेपी अलग राय रखती है, आप अलग राय रखते हैं। उस वक्त भी मैंने उदाहरण के साथ इस बात को कहा था कि बीजेपी की भी सोच ये है। जब मेरे राज्य में बिहार में जब ये सर्वे हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक विधायक ने खुलकर इसका समर्थन बिहार में किया था। बट राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करने का कब उचित समय है, इस सेंसस को करवाने का कब उचित समय है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी। और अगर मैं मेरी जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैं बोलूं तो एक लंबे समय से हमारी केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद एक लंबे समय से इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक कभी जाति आधारित जनगणना हुई नहीं है। आखिरी बार हुई थी, उस बात को लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, 1931 में हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई और तब से लेकर अब तक आबादी बहुत बढ़ी है। उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, वो सही ढंग से हो, पारदर्शिता के साथ हो, उसके लिए वो रोड मैप तैयार करना, इसमें ज़रूर समय लगा, बट आज सही समय पर लिया गया ये सही फैसला है। और जिस तरह से राहुल गांधी कल सामने आए या लालू यादव सामने आए और कह रहे हैं कि हमारी सफलता है, हमने बाजी मार ली, और सारा श्रेय लेने की कोशिश, श्रेय लेने की होड़ लग गई है। बताइए, कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि राहुल जी इस रेस में अपने आप को सबसे आगे दिखाना चाह रहे हैं। अरे प्रभु, आप ही के पास तो सत्ता थी आजादी के बाद लंबे समय तक। आपकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे। अगर आपकी पार्टी इतनी शिद्दत से चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना हो, तो क्यों नहीं इससे पहले आपने ये फैसला ले लिया? आपके प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं ये फैसला ले लिया? या अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर छोड़ दीजिए, राज्य के स्तर पर ही
अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें, आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्यों नहीं उन राज्यों में आपने ये सर्वे करा लिया? आपने तो सर्वे कराना तक जरूरी नहीं समझा, जनगणना तो दूर की बात है। ये आपकी सोच को दर्शाता है। लालू जी कहते हैं, लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार के 2 मुख्यमंत्री थे, 1.5 दशक से ज्यादा निरंतरता में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने उस वक्त ये सर्वे करा लिया? इस बार भी बिहार में जब हुआ, वो तब हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो ये विरोधाभास दर्शाता है। इन्होंने, हकीकत है, इसको सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पे, एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया, और हमेशा चुनावी वक्त में इन्होंने इस वेपन को निकाला, लोगों के बीच भ्रम फैलाया और इसको आधार बनाते हुए आरक्षण पे सवाल खड़े किए, संविधान पे सवाल खड़े किए और एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया, जिसका नुकसान भी लोकसभा में हम लोग को हुआ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। और उत्तर प्रदेश की पार्टी देख लीजिए, सपा, आज अखिलेश जी भी इसको भुनाने में नहीं थक रहे। तो प्रभु, आप भी मुख्यमंत्री थे, करवा लेते ना, कम से कम यूपी में तो करवा लेते आप। पर कहना कुछ और करना कुछ, ये विरोधाभास हमेशा हम लोगों ने विपक्ष के दलों में, नेताओं में देखने को मिला। बट बहरहाल, ना एनडीए का कोई घटक दल, कहा तो मैंने भी कई बार, पर ना मैं इस बात का श्रेय लेने की होड़ में हूं, ना हमारे गठबंधन का कोई और घटक दल इसका श्रेय लेने की होड़ में है। ये इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री के पास थी, और अगर इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपने भी कई बार ये मांग रखी थी, अब जब ये लागू होने जा रहा है, जब ये आ जाएगा, तो उसे आप कैसे देखते हैं? और बिहार चुनाव को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है कि भाई 3-4 महीने रह गए हैं, और उससे पहले इस तरह से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तब जब हम पहलगांव का मामला बहुत ज़्यादा लोगों को विचलित कर रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सामर्थ्य मेरे प्रधानमंत्री में है, ये क्षमता उनमें है कि एक तरफ सरहद पे सीमाओं की भी रक्षा कर सकते हैं, तो वहीं गरीब कल्याण की योजनाओं को भी बल दे सकते हैं और देश की बड़ी आबादी की भावना को भी सम्मान दे सकते हैं। हर भूमिका में अपने आप को संयमित रखकर फैसला लेने की क्षमता प्रधानमंत्री जी में है, जिसका ये उदाहरण है। पहलगांव में जो हुआ, ये पुनः सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, आतंकी, उनके आकाओं को उनकी भाषा में उनसे करारा जवाब दिया जाएगा, इस बात को लेकर भी देश आश्वस्त रहे। पर ऐसे में ये भी एक बड़ी आबादी की भावना का विषय था कि जाति आधारित जनगणना हो, और ऐसे समय में ये फैसला लेना जरूरी था। जो लोग बोलते हैं कि बिहार का एक राज्य के चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप जनगणना कराएंगे, कैसी सोच है ये नेताओं की या विपक्षी दल के नेताओं? अगर हम लोग को इसका राजनीतिक लाभ लेना होता तो हम लोग 10 महीने पहले इसकी घोषणा करते ना, चुनाव से पहले करवाते, ताकि लोकसभा में हम लोग को इसका लाभ मिलता। बट उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए ही मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली जानी जाती है, और अब दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, और इसलिए ये फैसला लिया गया। इस बार के चुनाव में बिहार के यंगस्टर्स की लाइन है, चिराग हों, तेजस्वी हों, या प्रशांत किशोर आ रहे हों, सम्राट चौधरी हों, क्या बिहार में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? चेंज होगा, कुछ आगे बढ़ता हुआ बिहार दिखेगा? पहली बात तो आई डोंट नो हाउ यंग वी ऑल आर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तेजस्वी, बट डेफिनेटली मी, प्रशांत जी 40+, आई डोंट नो हाउ यंग वी ऑल आर, बट देन कंपैरेटिवली जरूर कांग्रेस के बड़े नेता अगर युवा रह सकते हैं तो हम लोग भी रह ही सकते हैं। बट बहरहाल युवा सोच का होना ज्यादा जरूरी है, उस सोच की जरूरत है, और मैं नहीं मानता कि वो किसी भी उम्र में बंधी हुई रहती है। मेरे प्रधानमंत्री की सोच मुझे लगता है सबसे ज्यादा यंग, फ्रेश, ही कम्स आउट विद आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, फ्रेश विजन। मुझे लगता है वो सोच, वो नीति ज़्यादा मायने रखती है। और आने वाले दिनों में एक बड़ी आबादी, हमारे देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, ऐसे में उनकी सोच के साथ अपने आप को जोड़कर चलने की ज़रूरत है। बिहार में कई ऐसे युवा हैं सो कॉल्ड जो नई नई सोच के साथ आ रहे हैं, और मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, जितने विकल्प आपके पास हों उतना लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों को चुनने के लिए उतने ऑप्शंस मिलेंगे। सो आई एम हैप्पी कि बिहार में बहुत सारे ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं, लोग अपनी सोच के हिसाब से अपने नेता का चयन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में कि अक्सर आप मुंबई जाते हैं, क्या अभी भी कोई ऑफर वगैरह आ रहा है या? अरे प्रभु, जब मैं मुंबई में काम कर रहा था तब कोई ऑफर नहीं आया, तो अब क्या आएंगे? अगर आप बॉलीवुड में सफल हो गए होते, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली भी मानना मुश्किल है, बट ठीक है, हो गया होता तो क्या पार्टी चाचा के हाथ में होती? ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। मैंने एंटिसिपेशन चीज़ों के
अज्यूम कर कर मैंने कभी फैसले लिए ही नहीं, क्योंकि अब मैं मान गया हूं कि इच्छाओं और हकीकत में बहुत फासला होता है। आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, और ये पिछले 3-4 सालों में मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैंने कतई नहीं चाहा था कि मेरी पार्टी टूटे, मैंने कतई नहीं चाहा था कि मेरा परिवार टूटे, बट अंतोगत्वा उन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। नहीं पता कि कब क्या होगा, और एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं, और अच्छी परिस्थितियों में दिमाग खराब ना हो, ये संयम बना के चलने का बस प्रयास करता हूँ। और एक और नेता हैं बिहार के, प्रशांत किशोर, उनसे आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो अगर वो अच्छे नंबर्स ले आते हैं तो क्या चिराग और प्रशांत? अगेन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाँ, ये मतलब ये इतने हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। सिर्फ मेरी उनसे मित्रता है इसलिए मैं उनके साथ चला जाऊं गठबंधन को धोखा देकर, ये मेरे रगों में ही नहीं है कभी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, बट आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए और कोई एक चुनाव मुझे ऐसा दिखा दीजिए जहां पे उन्होंने चुनाव जीतने के बाद सरकार का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने समर्थन किया हो। कभी नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा प्री पोल अलायंसेस किए, सरकार बनी उनकी, ये एक शुभ संकेत मान सकते। ये संयोग ऐसा है कि जिस गठबंधन के साथ मेरे नेता, मेरे पिता के, उनकी सरकारें बनी, बट कभी भी उन्होंने पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए सरकार का हिस्सा बनने के लिए। उन्हीं का बेटा हूं, उन्हीं का खून मेरी रगों में है, उन्हीं के संस्कार मुझ में है। मैं भी कतई कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लूंगा सरकार का हिस्सा बनने के लिए, जबकि मेरे पास ये मौका 2020 में था। 2020 में अगर मैं अपने सिद्धांतों, अपने विचारों से समझौता करता और उस वक्त जिस स्वरूप में एनडीए था, मैं साथ में मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ता, तो शायद मेरी पार्टी नहीं टूटती, मैं तभी केंद्र में मंत्री बन गया होता और बिहार में भी मेरे 2-4 मंत्री होते, अगर सत्ता के लालच को मद्देनजर रखते हुए मुझे फैसला लेना होता। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, प्रशांत जी के साथ जाना, मेरी दोस्ती उनसे अच्छी है, मेरी मित्रता उनसे अच्छी है, बट ऐसे में तो फिर तेजस्वी भी मेरे छोटे भाई हैं, तो वहाँ पे भी मेरा परिवार है। तो क्या संभावनाओं के द्वार वहाँ पे भी खुलेंगे? ना वहाँ खुलेंगे, ना प्रशांत जी के यहाँ खुलेंगे। एनडीए के साथ हूँ और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं। बिहार में महिला सीएम एक ही रही, और महिलाओं का आप बिहार में क्या भविष्य देख रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है महिला वोटरों को टारगेट करने के लिए या उनको और अपनी तरफ खींचने के लिए और किस तरह की योजनाएं आनी चाहिए? देखिए, योजनाओं से ज़्यादा महिलाओं को सम्मान की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी योजना से या नारी सशक्तिकरण की सोच भावना से हम लोग कोई नहीं होते नारियों को सशक्त करने वाले। हम लोगों को जन्म देने वाली वो हैं, सृष्टि की जननी वो हैं। अगर वो ना हो तो सृष्टि ही नहीं रहे यहाँ पे। तो ऐसे में कोई नहीं होता उनको सशक्त करने वाला या उनके लिए कोई योजना बनाने वाला, बट हाँ, सम्मान के साथ उनका समावेश हो ताकि वो अपनी सोच के हिसाब से अपनी भागीदारी तय कर सकें। ये व्यवस्था जरूर तैयार करने की जरूरत है। बिहार में एक राजनीतिक दल है जो जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर अपना समीकरण बनाते हैं और उसको प्राउडली एमवाई समीकरण बोलते हैं। वहीं मेरा भी एक एमवाई समीकरण है जहां एम में महिलाएं हैं और वाई में युवा है, और मैंने इसको चरितार्थ भी करके दिखाया। मैंने पिछला चुनाव लोकसभा का मात्र 5 सीटों पर मैंने लड़ा, पर उन 5 सीटों में मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें 2 महिलाएं हैं और 4 युवा हैं। नारी शक्ति अधिनियम का मैंने 100% वहाँ पे भी मैंने पालन किया। उनकी भागीदारी हो, उनकी भूमिका डिसीजन मेकिंग में अहम हो, इस दिशा में इस इकोसिस्टम को बस तैयार करने की जरूरत है। बाकी सब वो स्वयं कर लेंगे। वो एक स्ट्रेटेजी आपने पूरी बिहार को लेके बनाई थी, 5 पॉइंट्स बनाए थे, वो क्या वो इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है? बिल्कुल समय आ गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैंने अलग अलग क्षेत्रों में, मैं मानता हूं कि चौमुखी विकास ही बिहार को विकसित राज्य बना सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम विषय उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर उस क्षेत्र में हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है।